आज जो हम लोग बात कर रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, यानी कि प्रत्यायोजित विधान के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट और सेकेंडरी लेजिस्लेशन, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट है, यानी किसी के अधीनस्थ काम कर रहा है। दूसरा क्या है, ये सेकेंडरी लेजिस्लेशन है, यानी कि द्वितीयक विधान है, यानी पहला विधान कोई और है, ठीक है, और उसके अधीनस्थ में कौन काम कर रहा है, तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काम कर रहा है। इसके बाद क्या कहता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ए लॉ और रूल मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो द्वितीय विधान तो है ही, ये क्या है, एक लॉ है, एक विधि और एक नियम है जो मेड बाय किसके द्वारा, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा बनाया जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। किसके अंडर में, तो अंडर द पावर गिवन टू देम बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट जो शक्ति देती है, जो पावर देती है किसे, तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। ठीक है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, उसके अधीन ये काम कौन कर रहा है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हिंदी में देखते क्या कहता है, तो प्रत्यायोजित विधान जिसे अधीनस्थ या द्वितीयक विधान भी कहा जाता है, वह कानून या नियम है जिसे कार्यपालिका या किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा दी गई शक्ति के तहत बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो जो काम कर रहा है वो किसके अंदर में काम कर रहा है, तो वो पार्लियामेंट के अंदर में काम कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते कौन है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोग किस मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, मिनिस्ट्री फील्ड जो भी हो गया, किसी भी तरह का मंत्रालय हो गया, उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गया या फिर किसी भी तरह का ऑफिसर हो गया, वो क्या हो गया, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हो गया। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देखें। इसके बाद इन्होंने क्या क्या, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया जाता है, जो यानी कि पार्लियामेंट जो शक्ति देती है उसके एक्ट के तहत बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है किसका, तो वो पार्लियामेंट का है। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो शक्ति देगी किसको, एग्जीक्यूटिव बॉडी और किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पार्लियामेंट, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होगा, पार्लियामेंट ये डिसाइड किया सिर्फ क्या, कि कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होगा जहाँ पे जो बच्चों की नियुक्ति होगी या एग्ज़ाम का तरीका होगा या फिर किसी तरह की नियुक्ति जो की जाएगी, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये तय करेगा। ठीक है, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये तय कर रहा है क्या, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एज का क्या क्राइटेरिया होगा, किस मतलब किस सब्जेक्ट से किस में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने अंक के होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, एसएससी तैयार कर, ये एसएससी ये डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है मेन कानून बना दिया। ठीक है, पेरेंट एक्ट ये जो बना दिया मेन कानून, यानी कि मूल अधिनियम जिसे हम लोग कहते हैं, ये इसके किसके द्वारा बना दिया गया, ये पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया। अब पार्लियामेंट एसएससी को ये शक्ति देती है कि आप इस पर निर्देश जारी कीजिए, इस पर कानून बनाइए, इस पर छोटे छोटे नियम जो बनाइए कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या एज क्राइटेरिया होगा, वो एसएससी डिसाइड करेगा। ठीक है, ये इन्होंने इस शक्ति एसएससी को दिया। तो एसएससी यहाँ पे क्या हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या हो गया, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया। ठीक है, कि ये जो है इसके अधीनस्थ में ये काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, कि पार्लियामेंट जो शक्ति दिया एसएससी को, उसके अधीन ये काम कर रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं है कि इसमें ये तय करेगा कि किसके बच्चों की क्या एग्ज़ाम जो देगा उसमें क्या उसका एज होना चाहिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने सीधा से एक ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बैठे मतलब एक कमीशन बना दिया गया कि आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न हो। अब हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा रीज़न था जहाँ पे ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाना पड़ा। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है संसदीय समय का अभाव, यानी शॉर्टेज ऑफ पार्लियामेंट टाइम, यानी कि संसद के पास जो है, पार्लियामेंट के पास उतना समय नहीं है कि वो किसी तरह के एक्ट के बाद जो है उसमें कोई छोटा से छोटा नियम बनाए या फिर उसमें निर्देश जारी करे। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो उस तरह का एक्ट के अधीन जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वो ऐसा काम सौंप देते हैं। ठीक है, कि आप उस पर नियम बनाएं, उस पर कानून बनाएं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटी, यानी सामाजिक आर्थिक आवश्यकता। ठीक है, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद जो है इन सब चीज़ों की क्या है, आर्थिक आवश्यकता की बहुत ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि देश जो हमारा 1947 के बाद जो आज़ाद तो हुआ, ठीक है, 1950 में संविधान भी लागू हुआ, लेकिन हमारा देश जो है
मतलब जो है विकास नहीं हो कर पाया, ठीक है। अभी भी देश जो है क्या है, विकासशील ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा कि सभी लोगों को साथ से साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। गरीब लोगों को भी उनको वो सारी सुविधाएं दी जाए, ठीक है, ताकि उनका भी विकास हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया गया, सपोज करते हैं कि जैसे कि न्यूनतम मजदूरी और श्रमिकों का कल्याण के लिए, ठीक है, यानी कि मिनिमम वेजेज एंड लेबर वेलफेयर, यानी कि कोई भी मजदूरों को, कोई भी मजदूर जैसे कि काम करता है या फिर कोई भी जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से भोजन दिया जाए, किस तरह से अनाज दिया जाए, उसको पार्लियामेंट किस तरह से उस पर काम करती है, उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उस पर किस तरह से काम करती है, उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो संसद ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, ठीक है। तो मिनिमम वेजेज एक्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है मजदूरी जो है करता है, वो एक दिन का वो मिनिमम मजदूरी जो है उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके वो पार्लियामेंट ने क्या किया, वो ऐसा एक्ट बना दिया कि उस तरह वो एक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो तय करेगा कि उसका मिनिमम मजदूरी क्या होना चाहिए। अब पार्लियामेंट ने तो वो एक्ट बना दिया, ठीक है, मूल अधिनियम बना दिया, मूल कानून बना दिया, लेकिन वो किसे सौंप दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, वो श्रम मंत्रालय को सौंप दिया कि श्रम मंत्रालय यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ये सौंप दिया कि वो न्यूनतम मजदूरी होगी वो क्या होगी वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। उस पर कब कितने चेंजेज होंगे, किस तरह के चेंजेज होंगे वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट के पास उतना समय था नहीं, ठीक है, इसके पास समय का क्या है, शॉर्टेज है, इसलिए उन्होंने क्या किया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाया, ठीक है, यानी प्रत्याशित विधान को लाया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को वो काम दिया है ताकि उस पर आप छोटे से छोटे नियम बना सकें, ठीक है, कि उस पर न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें राशन कार्ड एंड फूड सिक्योरिटी, सार्वजनिक राशन प्रणाली और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग जो हमारे देश में जो अभी भी गरीब तबके में आते हैं, ठीक है, तो गरीब तबके में आते हैं तो उनको भी अनाज मिलना चाहिए, ठीक है, उनको भी कपड़े मिलने चाहिए, ठीक है, किस तरह से राशन मिलना चाहिए, ठीक है। वो क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, ठीक है, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना दिया, ठीक है, कि किसके अंदर जो है वो क्या हो, एक अधिनियम बना है जहाँ पे गरीब लोगों को भोजन मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए और अन्य चीज़ें जो उन्हें दिया जा सकता है, उन्हें घर जैसे चीज़ों को उन्हें देना चाहिए ताकि उनकी भी मतलब क्या उनका भी विकास हो सके, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने तो सिर्फ वो एक्ट बना दिया। एक्ट बनाने के बाद ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस तरह से काम करती है, यानी एक्ट बनने के बाद ये एक डिपार्टमेंट बना, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगा कि कौन से लोग गरीब हैं, किसको कितना अनाज मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है। यानी पार्लियामेंट सिर्फ एक्ट बनाती है, ठीक है, अधिनियम बनाती है, इसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो है काम अपना करती है, ठीक है, यानी उसके नीचे काम करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पार्लियामेंट के पास टाइम क्या क्या था, उसके पास टाइम का शॉर्टेज था, इसलिए वो सिर्फ मूल कानून बनाती है, मूल अधिनियम बनाती है, इसके बाद जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उस पर काम करती है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, टेक्निकल नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु की तकनीकी, जैसे भी हम लोग का जो जैसे कि इसरो है, ठीक है, अब सैटेलाइट है किस तरह से लगेगा, ठीक है, यानी किस तरह से और सब चीज़ें जो हैं काम करेगी, जैसे कि रॉकेट वगैरह होगी, अब उस पर किस तरह से काम होगी, जैसे साइंटिफिक चीज़ों का है वो क्या पार्लियामेंट वो कैसे डिसाइड करेगी कि उस पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके पास तो ये जानकारी का अभाव है। तो वो क्या करेंगे, इसी तकनीकों को जानने के लिए वो क्या हो गया, उसका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करेगी, उस पर काम करेगा, और वहाँ पे क्या कौन हेल्प करेगा, तो वो सरकार हेल्प करेगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनको उनके पास रखिए ताकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम कर रही है, ठीक है, किसके लिए, तो विषय वस्तु की तकनीकी उस पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके थ्रू में, ठीक है। तीसरा क्या हमारा, इमरजेंसी सिचुएशन, अब आपात स्थिति, अब किसी से सपोज करते हैं कि किसी हम दूसरे कंट्री से अगर किसी भी स्थिति में अगर युद्ध की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, हर समय तो ये आपका संसद की बैठक तो होती नहीं है, हर समय तो सत्र चलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, वो सरकार वो तय करेगी कि उस स्थिति में क्या किया जाए, ठीक है। वो भी क्या है, इस कारण से भी हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाया गया। इसके बाद क्या है, मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी विवेक के विषय, बहुत सारी चीज़ें जैसे चाहे वो विधानसभा यानी राज्य विधानमंडल में हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, ठीक है, तो हर सारे लोगों को यानी जो नेता होते हैं, ठीक है, जो लीडर होते हैं उनको सारी समझ नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, आईएएस ऑफिसर या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को वो काम सौंपा जाता है ताकि आप उस पर अपने विवेक के अनुसार उस पर काम कर सकें, उस पर जो है नियम बना सकें, ठीक है। इसके बाद क्या है, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलेपन की आवश्यकता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी अगर मूल कानून बनता है, ठीक है, मूल अधिनियम बनता है और उस पर अगर चेंजेज आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे धन की मतलब खपत होती है, बहुत सारे धन खर्च होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस पर अगर खर्च अगर होता है तो उस पर क्या किया जाता है, उस पर बहुत समय लगता है और खर्च तो धन होता ही है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या है, उसमें बहुत जल्दी संशोधन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी के अधीनस्थ काम कर रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाया गया, क्योंकि इन सब चीज़ों ये सब जो चीज़ें हैं
वो क्या कर सकती है, मतलब संसद जो है उस पर काम नहीं कर सकती है, तुरंत उस पर जो है मतलब रिजल्ट नहीं दे सकती है, ठीक है। इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लाया गया। अब हम लोग देखते हैं इसके केस लॉ के बारे में। आइए अब हम लोग बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के केस लॉ के बारे में, जो 1951 का है, जिसे हम लोग इन री दिल्ली लॉज एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि दिल्ली और अजमेर जैसे शहरों में ये बात उठी कि क्या ऐसा हो सकता है कि संसद अपनी सारी शक्तियाँ जो हैं, या फिर छोटे से छोटे नियम या फिर जो भी सारे कानून हैं वो कोई और बना सकता है, यानी कि कोई सरकार बना सकती है या फिर या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी बना सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इन्होंने तो उसे इस स्थिति में क्या किया, प्रेसिडेंट ने 143 आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया, 7 जजों के बेंच ने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी कि जो मुख्य शक्तियाँ जो हैं, मुख्य जो पावर जो है, जो उसमें शक्तियाँ, जो नियम बनेगा, जो मुख्य जो कानून बनेगा, ठीक है, ये जिसे हम लोग पेरेंट एक्ट कहते हैं, मूल जो कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, वो संसद बनाएगी। और संसद जब किसी अधीनस्थ को यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जब वो काम सौंपती है, तो उसी कानून के अंतर्गत ही वो कोई नियम बनाएगी या फिर छोटे से छोटे कानून बना सकती है। उसके अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी कि अल्ट्रा वायरस उसे घोषित कर दिया जाएगा अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर काम करती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि मूल कानून जो बनेगा वो संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। अगर वो संसद के मूल कानून के अलग हटकर, ठीक है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर बनाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी केस को हम लोग क्या इन री दिल्ली लॉ एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है हम लोगों ने जाना इसमें कि किस तरह से ये किसी के अधीनस्थ काम करता है, और अधीनस्थ में अगर काम करता है और अगर अधीनस्थ से बाहर अगर हट के अगर कोई काम करता है तो किसे उसे रद्द कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे।